हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हाई स्कूल के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सफर में, जहां हमने पिछली वीडियो में कुछ हेडिंगों को पढ़ा था और अच्छे से समझा था और हमने उस वीडियो में नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया पर छोड़ दिया था। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, ये हमारे सामने आ चुकी हैं जो हम लोगों ने पहली वीडियो में हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था, जहां पर हम लोगों ने नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के केवल नाम सुने थे, उसकी छोटी सी एक परिभाषा जानी थी। आज हम वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से, और आगे की हेडिंगों को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने लिखी हुई है नाभिकीय अभिक्रिया और ये रही हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, पहले समझते हैं इनको, ये है क्या। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ लिखा है, इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु के नाभिक। ध्यान रखिएगा, परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं। ठीक है, तो वास्तव में क्या होता है, एक ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए, ये एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। ठीक है, मान लेते किसी परमाणु का, किसी तत्व का ये हमने नाभिक बना के रखा हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर भरे हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भरा हुआ है। तो जब हमारी नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात होती है तो वास्तव में ये जो नाभिक होते हैं, ये वाले हिस्से, ये प्लस के, ये भाग लेते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। 2 परमाणु ले लें, 3 परमाणु ले लें, उनके नाभिक आपस में अभिक्रिया करेंगे और कुछ ना कुछ बनाएंगे। और अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास परमाणु होंगे उनके, देखिए ये जो लास्ट में दिख रहा है आपको, ये वाला कक्षक, आखिरी वाली कक्षा दिख रही है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं कोष। इन कक्षाओं को नाम क्या दे सकते हैं? कोष। और इस कोष में देखिए जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हम यहाँ पर अगर बोलें इस कोष के बारे में तो ये हमारा अंतिम कोष है। देखिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी में भरा हुआ है, तो ये हमारे लिए अंतिम कोष है। तो ये जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेंगे, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, चलिए हमने रिएक्शन कराई हुई है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, एक ये 1H2 1H3 लिया है और 2He4 0N1 बन गया। कैसे बना, पहले ये समझाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे लिखा होता है, नीचे ये इनका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक तत्वों का। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, ये परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक हम देख रहे हैं कि 1 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखें, अगर ऊपर जो लिखा है तो ऊपर वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि एक हाइड्रोजन हमने ये लिया, एक हाइड्रोजन हमने ये लिया। अब हमारे लिए समस्या ये है कि हमने 2 प्रकार के हाइड्रोजन कैसे ले लिए और दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं लिखा हुआ है। तो वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक मतलब जिनके स्थान समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं समस्थानिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए, इनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? एक जैसे हैं, परंतु परमाणु भार अलग अलग हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से एक होता है 1H1, यहाँ पर देखिए 1H2 लिखा हुआ है। एक होता है 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा होता है 1H3। 1H1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 वाले का नाम ड्यूटेरियम और 1H3 वाले का नाम होता है ट्राइटियम। तो यहाँ हमने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों की आपस में अभिक्रिया कराई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिख दिया 2, और 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का, इसलिए यहाँ पर कौन आ गया? हीलियम। अब हीलियम का परमाणु भार होता है 4, तो यहाँ हमने 3 और 2 मिलाएंगे तो बन रहा है 5। तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 2 मिला के बनाएंगे 4, और बचा हुआ हम लोग बना देंगे न्यूट्रॉन, जिसका कोई भी परमाणु क्रमांक नहीं होगा, परंतु परमाणु भार यहाँ पर कितना है? 1 है इसका। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर जो ये एक प्रकार के परमाणु हैं जो हमें हाइड्रोजन जैसे दिख रहे हैं, उधर जाने के बाद, रिएक्शन होने के बाद ये हमें हाइड्रोजन जैसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल चुके हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। और यहाँ पर देखें, देखिए अगर यहाँ जिंक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर का अगर परमाणु हमने लिया है तो वहां पर भी देखिए सेम चीजें हैं। जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु हमारे पास हैं। इसका मतलब इसमें परमाणु में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नहीं बदलते हैं। जो परमाणु इस तरफ रहेंगे तीर के, वही तीर के उस तरफ भी परमाणु रहेंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ ये जो हाइड्रोजन परमाणु था तो इसके गुण, संगठन, संरचना कुछ अलग अलग प्रकार की होगी। लेकिन अब जो दूसरा बन चुका है, यहाँ पर दूसरा हमारे पास परमाणु है, इसके तो इससे बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें परमाणु के गुण, संगठन व संरचना बदल जाते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसके बदलेंगे, परमाणु के गुण, संगठन व संरचना बदल जाते हैं। परंतु अगर हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं की, तो रासायनिक अपक्रियाओं में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें अणु के गुण, संगठन व संरचना बदल जाते हैं। किसके बदलेंगे, अणु के। परमाणु से कोई मतलब नहीं है। देखिए जिंक का परमाणु यहाँ था तो वहां भी है, ऑक्सीजन का यहाँ था तो वहां भी है, तो परमाणु में चेंजमेंट नहीं हुआ। बट ध्यान से देखें हम, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो था, अब वहां आपको जिंक ऑक्साइड देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का अणु किसी और चीज में बदल चुका है, हाइड्रोजन सल्फेट का अणु किसी और चीज में बदल चुका है। अर्थात हमारे पास क्या पड़ा मिला पॉइंट कि इसमें अणु के गुण, संगठन व संरचना बदल जाते हैं, अणु पर क्रिया होती है। तो उम्मीद करेंगे आपको नाभिकीय क्रिया, रासायनिक क्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। एक हमारे पास प्रश्न आता है, चलिए हमें देखिए पूरा पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। नाभिकीय अभिक्रियाएं छोटा सा था तो हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर बोला जाए नाभिकीय अभिक्रिया का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमें बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें तो आपने सुना होगा, शायद कभी ना कभी किसी क्लास में पढ़ा होगा कि जो सूर्य होता है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक है, वहां पर क्या है, नाभिक आपस में टकराते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के, है ना, आपस में लड़ते हैं, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो नाभिकीय अभिक्रियाएं ही है। सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, नाभिकीय अभिक्रियाएं। ओके, और रासायनिक अभिक्रियाएं जनरली जो हम देखते हैं बहुत सारी हमारे पास होती हैं। तो हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो हमारे पास एक प्रश्न ये आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्यों है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। एक बात सुनिए, जिनको आप मिलाने वाले हैं उनको आप अभिकारक कहते हैं, और अभिकारकों को मिलाने के बाद जो बन के आएगा उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा हो, अभिकारक की ऊर्जा क्या हो, ज्यादा हो, किससे, उत्पाद की ऊर्जा से, तो अभिकारक प्रयास करता है कि अपनी ऊर्जा को डाउन कर ले वो, और डाउन करके वो स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसको भटकना ना पड़े, ज्यादा कूदना फांदना ना पड़े। ठीक है, एक जनरल सा एग्जांपल समझिए, अगर एक छोटा बच्चा है, आप उसको मान लीजिए कुछ भी, आप अगर एक चोटी ही काट लेते हैं तो वो क्या है, छोटा बच्चा, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो आपको बहुत दौड़ाएगा जब तक आपको चोटी ना काट ले। लेकिन यही काम अगर हम किस में करें, यही काम अगर हम एक 70-80 साल के बुढ़े के साथ में अगर करते हैं तो क्या ऐसा होगा, क्या उसकी चोटी काटिए आप, क्या उठ के भागेगा, नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है उसके पास में, उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, वो स्टेबल हो चुका है। और छोटा बच्चा जो था उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो दौड़ेगा भागेगा। तो जो अभिकारक होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। ठीक है, उसके पास बहुत एनर्जी होती है, तो वो ये चाहता है कि हम अपनी एनर्जी को कम कर लें, क्योंकि एनर्जी कम नहीं करेगा तो भागेगा इधर उधर। तो एनर्जी को कम करने के लिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए वो अपनी एनर्जी निकालना चाहता है, और अपनी एनर्जी को कम करने के लिए ही वो रासायनिक अभिक्रिया करता है, ताकि वो उत्पाद में बदल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से क्या हो जाती है, अधिक, किसकी, अभिकारकों की ऊर्जा किसी उत्पाद से अगर ज्यादा होती है तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसका मतलब हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि स्थायित्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, ऊर्जा के। इसका मतलब आपने शायद पढ़ा भी हो कहीं पर, इसका यह मतलब होता है कि भैया अगर जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है, देखिए ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब ये होता है एक ज्यादा दूसरा कम। तो यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व उसके पास नहीं होगा, भटकेगा भागेगा दौड़ेगा कौन, लेकिन अगर ऊर्जा कम होगी तो वो स्थायी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम ये समझ गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। यदि क्या होगा, अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा होगी उत्पादों से, तो अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, और वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिकारक। फिर हमारे पास एक शब्द आया है रासायनिक समीकरण। क्या आया है, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो बात सुनिए, अगर मान लीजिए हम एक आपको रासायनिक अभिक्रिया बोले कि अपनी कॉपी में लिखिए कि जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और जल बनता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का हमने आपको पूरा विवरण दिया है, पूरी बात बोली हमने, कहा इसको कॉपी में लिखिए, काफी लंबा जाएगा ये।
ठीक है। बट अगर इसी विवरण को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख पाए, किसी तरह से छोटे रूप में लिख पाए, तो वो छोटा रूप ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे हमने जो आपको बात बोली है, जरा इसको देखिए। यहाँ पर देखिए हमने इसको कैसे छोटे रूप में लिखा हुआ है कि देखिए क्या बोला था, यदि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इतना लंबा लिखने की जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बात क्लियर है। तो अगर हम रासायनिक समीकरण को इस रूप में लिखते हैं, शब्दों के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को छोटे रूप में शब्दों में लिखते हैं तो इसको कहेंगे शब्द समीकरण। परिभाषा इसकी क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, अब हमारे पास एक सब हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण को लिखना, कि हमें कोई अगर रासायनिक समीकरण लिखना तो वास्तव में कैसे लिखना चाहिए। क्या हमारा ये तरीका सही था, हमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाना चाहिए? तो जी नहीं। हमें अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है तो यदि हम शब्दों के स्थान पर क्या करें, उसके सूत्रों का प्रयोग कर लें। कि जिंक जैसे लिखना है तो जिंक का फॉर्मूला या जिंक का जो सूत्र होता है Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हिंदी में बहुत बड़ा हो जाएगा, शब्दों में बहुत बड़ा होगा, पर फॉर्मूला H2SO4 छोटा पड़ रहा है ना। हाँ, यानी कि यदि हम शब्दों के स्थान पर क्या करें, सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं तो रासायनिक समीकरण को और भी हम छोटा कर सकते हैं। देखिए इसी शब्द समीकरण को हमने इस रूप में लिखा है सूत्रों के रूप में। तो देखिए लिखा हुआ जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 है ना। तो देखिए और छोटा हो गया, ये इसकी तुलना में ये थोड़ा सा और छोटा हो चुका है। ठीक है, तो वास्तव में रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका क्या है, उसको उसके सूत्रों के फॉर्म में लिखना। इसके बाद हमारे पास आता है एक हेडिंग कंकाली रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है कंकाली रासायनिक समीकरण? तो एक बात सुनिए, रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमें उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। अगर आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। कैसे? जैसे कि आप जनरल सा एग्जांपल लीजिए कि आपको अगर चाय ही बनानी है तो अगर आप चाय बनाते समय उसमें सारी चीजों को बैलेंस मात्रा में डालेंगे। आपसे बोला गया 5 लोग के लिए चाय बनाइए और आप गए जाके वहां पर कुछ भी उड़ेल दिया, पानी कितना भी डाल दिया, कितना भी चीनी डाल दी, कितनी भी अदरक डाल दी, है ना, कितना भी दूध डाल दिया, तो ऐसे क्या अच्छी चाय बनेगी? क्या नहीं बनेगी ना। इसका मतलब अगर हमें बहुत बढ़िया चाय बनानी है 5 लोग के लिए तो हर एक चीज को निश्चित मात्रा में डालना पड़ेगा, एक मात्रा कंफर्म होगी। तो यदि हम उसको निश्चित मात्रा में नहीं डालते हैं तो हमारी चाय अच्छी नहीं बनेगी। बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद हम उसके अगल बगल के परमाणुओं की संख्या को बराबर नहीं करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण लिख के छोड़ देते हैं, हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने बराबर नहीं किया परमाणुओं की संख्या को तो उसी समीकरण को कह दिया जाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और यहाँ पर हमने लिया ऑक्सीजन, रिएक्शन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ आप देखिए कि मैग्नीशियम एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 2 बार है बट यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है। हमने यहाँ पर इनकी मात्राओं को बराबर नहीं किया है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो क्या होगी परिभाषा इसकी? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कुल मिलाकर छोटी सी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण ही कंकाली रासायनिक समीकरण हमारा होता है। ठीक है, अब हमसे मान लो पूछा गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपने बता दिया भैया अगर हम संतुलित नहीं करेंगे, संख्याओं को बराबर नहीं करेंगे तो वो कंकाली हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? सिंपल सी बात है, यदि हम इस रिएक्शन को क्या कर दें, बैलेंस कर दें। जैसे यहाँ नीचे देखिए, अब क्या देखिए मैग्नीशियम 2 लिया हमने, देखिए यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है ना। ऑक्सीजन 2 लिया है तो देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अगर आपको ये संख्याएं पढ़नी नहीं आती हैं तो अगली वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को अब बैलेंस करना सीखेंगे, जिसके लिए हम लोग आपको ये पढ़ना भी बताएंगे कि किस तरह से आप संख्याओं को पढ़ सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे ये 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 1 बार दिया गया है, किस तरह से आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या है, दोनों पक्षों में जितने भी हमारे पास तत्व हैं हर एक तत्व का परमाणु की संख्या क्या है आपस में बराबर है। अतः इस वाले समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा क्या होगी हमारी? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है।
क्या कहा, वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक परमाणु की संख्या आपस में बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर की कुछ और हेडिंग्स थी जो हमने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अगर इसको तैयारी करनी है तो इनके नोट्स बनाइए। कोई भी समस्या होने पर हमें बताइए, हमें कमेंट करिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो दूसरे बच्चों की भी मदद कीजिए ताकि वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। जो भी बच्चे हाई स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए क्या करिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे की जितने भी टॉपिक हैं या रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।